Okay, students, now I'm going to start topic 3.2 fortification and roads. So, before we examine the different parts of the city in detail, let us look at what enclosed them all the great fortress and wall. Abdul Razak, an ambassador uh, sent by the ruler of Persia to Calicut, Kozhikode, in the 15th century, was greatly impressed by the fortifications and mentioned 7 lines of fort. ये कह रहे हैं कि जब हम दूसरे आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला के बारे में बात करें विजयनगर में, तो उससे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो उनकी विशेषता थी, उनके आर्किटेक्चर की जो विशेषता थी, उनकी वास्तुकला की जो विशेषता थी, उसमें सबसे ज़्यादा उनके ध्यान देने योग्य ये था कि ये पूरा विजयनगर साम्राज्य जो है चारों तरफ से किले की मोटी दीवार से उसको घेरा गया था, उसको सुरक्षित किया गया था ताकि दुश्मन विजयनगर साम्राज्य पर आसानी से आक्रमण ना कर सके। और इसको न केवल विजयनगर शहर को ही चारों तरफ से किले नुमा मोटी दीवार से घेरा गया था, बल्कि जो विजयनगर साम्राज्य के दूर दराज के जो एरियाज़ थे, जिसमें कि उनके फॉरेस्ट और उनका पूरा एग्रीकल्चरल एरिया आता था, वो भी सम्मिलित था। इस तरीके से न केवल मेन शहर को फोर्टिफाइड किया गया था, बट ऑल द इट हैज़ ऑल्सो कवर्ड द एग्रीकल्चरल एंड द फॉरेस्टेड एरिया। सो उस समय के जो ट्रैवलर आए थे अब्दुल रज़ाक, उन्होंने इस चीज़ के बारे में वर्णन किया है कि विजयनगर साम्राज्य को न केवल बहुत खूबसूरत साम्राज्य था, बल्कि ये दुश्मनों के आक्रमण से इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए इसमें मजबूत किलाबंदी की गई थी। यानी कि इस पूरे साम्राज्य को सुरक्षित किया गया था किले की मोटी दीवार से, और ये पूरे दीवार जो है पूरे साम्राज्य को चारों तरफ से घेरे हुई थी, और इसकी सुरक्षा बहुत ही मजबूत थी इस तरह से। और न केवल और इसमें पूरे खेत खलिहान और उनके जो है फॉरेस्टेड एरिया यानी वन क्षेत्र भी सम्मिलित थे। और इस तरह की ये जो मोटी किले की दीवार थी, इसके बारे में अब्दुल रज़ाक ने बताया कि 7 मोटी किले की दीवारें थी, जो एक के बाद एक जो है शहर को सुरक्षा प्रदान कर रही थी विजयनगर साम्राज्य को। सबसे बाहरी जो किले की दीवार थी वो वन क्षेत्र के चारों तरफ थी, ताकि दुश्मन वन में घुस करके ना किसी तरीके से उनके ऊपर हमला बोल दे। उसके बाद जो खेत खलिहान के चारों तरफ दीवार थी, और ये दीवार इसलिए बनवाई गई थी क्योंकि उस समय जो दुश्मन होते थे वो सबसे पहले जिस भी राज्य पर आक्रमण करते थे, तो उनके जितने भी खेत खलिहान होते थे उनको अपने कब्जे में ले लेते थे, जिससे कि जो खाद्य सामग्री जो होती थी उसकी आपूर्ति जो है पूरी तरीके से ठप हो जाती थी और वो शहर तक नहीं पहुंच पाती थी, जिससे कि मजबूरन वश जो किले में सुरक्षित लोग होते थे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे एकदम स्टारवेशन यानी भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। और इसके बाद जो मेन फोर्ट था जहाँ पे कि राजा रहते थे और शहर के निवासी रहते थे, उसके चारों तरफ किले की दीवार थी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से इसको मोटी दीवार से सुरक्षित किया हुआ था। These encircle not only the city but also its agricultural hinterland. हिंडरलैंड मतलब होता है जो एग्रीकल्चर मतलब दूर दराज के क्षेत्र, जो बहुत ही दूर दराज जहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता है, उनको हम हिंडरलैंड कहते हैं। एंड फॉरेस्ट, द आउटर मोस्ट वॉल लिंक्ड द हिल्स सराउंडिंग द सिटी।
और ये कह रहे हैं सबसे जो बाहरी दीवार थी, जो बाहरी किलाबंदी की गई थी, वो फिर विजयनगर साम्राज्य को जो चारों तरफ की पहाड़ियाँ थी, विजयनगर साम्राज्य एक्चुअली में ये वैली की तरह से था, मतलब जो ये विजयनगर साम्राज्य बसा था उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और बीचों बीच विजयनगर साम्राज्य स्थित था, मतलब कि ये एक घाटी में स्थित था, वैली में। तो जो पहाड़ों के नीचे का जो स्थान होता है उसको वैली कहते हैं और उसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, ठीक है ना, घाटियाँ थी। तो इस तरह से ये पूरा विजयनगर साम्राज्य की जो ये बाहरी दीवार थी वो इनको जो है वहाँ की पहाड़ियों से जोड़ती थी। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो ये दीवार थी वो केवल इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के बाहर ही बनाई थी, इनकी पहाड़ियों तक ये दीवार नहीं गई थी। The massive masonry construction was slightly tapered. No mortar or cementing agent was employed anywhere in the construction. ये कह रहे हैं कि इसमें अद्भुत और आश्चर्य देने वाली बात ये थी कि जो इतनी मोटी सुरक्षा किलाबंदी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, तो जो किले बनाए गए थे उनकी मोटी दीवार, उसमें किसी भी तरह का उस आपस में जोड़ने के लिए जो है जो मसाले या जो सीमेंट का प्रयोग होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया था। इस किले को बनाने के लिए किसी भी तरह का सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था और ये एक अद्भुत कह सकते हैं कि मैसेनरी का एक अद्भुत चीज़ थी जो आज नहीं मिलती है। और उसमें उन्होंने एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इस तरह से जोड़ा था, वो जैसे कि खांचे में वो जाकर के फिट हो गए और उसको आसानी से कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो अभेद्य दीवारें थी। द स्टोन blocks were wedge shaped, which held them in place, and the inner portion of the walls was earth packed with rubble. जो बाहरी दीवारें थी वो वेज शेप थी, यानी एक दूसरे के खांचे में फिट थी, और जो अंदर की दीवार थी वो धरती से इस तरह से जुड़ी हुई थी कि उसको आसानी से उस दीवार को, उस मोटी दीवार को दुश्मन भेद नहीं सकते थे। Square or rectangular bastions projected outwards. What was the most significant about this fortification is that it enclosed agricultural tract. Abdul Razak noted that between the first, second, and the third walls there are cultivated field, garden, and houses. And Pius observed, from this first circuit until you enter the city, there is a great distance in which are fields in which they sow rice and have many gardens. तो ये कह रहे हैं कि सबसे बाहरी जो किलेबंदी वाली दीवार थी वो उसमें पहले जो है वो जंगलों को घेरे हुई थी, दूसरी जो पूरे एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को उसने घेरा हुआ था, और जो तीसरी थी वो मेन शहर की तरफ ले जाती थी, और शहर के चारों तरफ बाग बगीचे थे, और वहाँ पे जो खेत खलिहान थे उसमें लोग जो हैं चावल की खेती करते थे। और इस तरह से वहाँ पे पानी की, जबकि ये सूखा, जो जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य स्थित था वो एक मतलब ड्राई एंड एरिड रीजन में आता है, इसके बावजूद भी वहाँ के खेतों के लिए पानी की किसी भी तरह की कमी नहीं थी, क्योंकि इनका पानी जो है सीधे लेक से आता था, तालाबों से, जिसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल कैनल्स बनाए हुए थे। दीज स्टेटमेंट्स हैव बीन कोरोबेटेड बाय प्रेजेंट डे आर्कियोलॉजिस्ट। और ये जो उस समय के जो आए थे और उन्होंने देखा था, जो ट्रैवलर्स थे, और उन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया था, तो इसको भी जो आर्कियोलॉजिस्ट जब उन्होंने सर्वेक्षण किया तो इस चीज़ को उन्होंने सही बताया था, मतलब सत्य स्थापित किया था।
The tract was survived by an elaborate canal system drawing water from the Tungabhadra। और ये कह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा कृषि क्षेत्र था उसको पानी के लिए, उसको सिंचाई के लिए पानी जो है आर्टिफिशियल नहरों से मिलता था, कैनल से, जो कि सीधे तुंगभद्रा नदी से निकाल कर खेतों की तरफ लाई जाती थी। Why do you think agricultural tracts were incorporated within the fortified areas? अब आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि जो एग्रीकल्चरल जो क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र, उसको भी चारों तरफ उसकी किलाबंदी की गई थी, जबकि ऐसा कहीं और नहीं मिलता है देखने को। ज़्यादातर महलों के या शहर के चारों तरफ किलाबंदी की जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर जो कि सबसे बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, वहाँ पे किलाबंदी करने का जो उदाहरण है वो केवल विजयनगर साम्राज्य में ही मिलता है, जहाँ की इतने पूरे बड़े क्षेत्र को उन्होंने किले की सुरक्षित दीवार से उसकी घेराबंदी कर दी थी। These stages could last for several months and sometimes okay। तो इसका यही कारण था कि दुश्मन जो है कई बार जिस राज्य के ऊपर आक्रमण करता था, सबसे पहले उसके बाहरी जो कृषि क्षेत्र या वन क्षेत्र होते थे उस पे वो कब्जा जमा लेता था, और फिर वहाँ कई महीनों तक वहाँ पे वो तंबू गाड़ के रहता था वहीं पे, और इससे जो है किसानों को भी वो बंधक बना लेता था, जिससे कि जो मेन जो उनकी सिटी होती थी वहाँ किसी भी तरह की खाद्य आपूर्ति जो होती थी, मतलब खाने की समस्या हो जाती थी, और जो अंदर शहर के लोग होते थे वो भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मरने लगते थे। और इसका परिणाम ये होता था कि मजबूरन वश उनको जो है दुश्मन के सामने सरेंडर करना पड़ता था, मतलब दे हैव टू गिव अप, और फिर इससे दुश्मन अपने आप बिना युद्ध किए हुए ही जीत जाता था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति उनके सामने भी आए। ओके, द फोर्ट वॉज एंड अब इसके बाद है अ सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन वेंट राउंड द इनर कोर ऑफ द अर्बन कॉम्प्लेक्स। और ये कह रहे हैं जो ये किलाबंदी फिर अंत में जो इसकी सेकेंड राउंड थी वो सीधे जो है शहर की तरफ ले जाती थी। एंड अ थर्ड लाइन सराउंडेड द रॉयल सेंटर, जो और इसकी जो लास्ट थर्ड लाइन थी वो सीधे महल को पूरी तरीके से उसको सुरक्षा प्रदान करती थी, उसके चारों तरफ बनाई गई थी, within which each set of major building was surrounded by its own high walls। और इस तरह से जो महल के चारों तरफ जो वो किलाबंदी की गई थी, तो उसमें जो महल में जितने भी और इमारतें भी थी जो कि कहीं ना कहीं रॉयल यानी कि राजसी इमारतें थी, जिसमें कि राजा के रहते, न केवल रहते थे बल्कि अपना काम काज करते, दरबार चलाते थे, वो सारी इमारतों को भी एक विशेष घेराबंदी के तहत ढका हुआ था। The fort was entered through well guarded gates which linked the city to the major roads। और ये कह रहे हैं कि जो इनका किला था, इस किले में कई सारे दरवाजे होते थे, और इन दरवाज़ों पे पहरेदार होते थे जो हमेशा ये नज़र रखते थे कि बाहर से कौन जो है प्रवेश लेना चाहता है, बाहर से कौन आना चाहता है, और अगर उनको लगता था, ज़रा सा भी संदेह होता था, तो वो उसको या तो मना कर देते थे या उसको अरेस्ट कर लेते थे। और जो ये वेल गार्डेड तो होते ही थे, साथ में जो ये किले के जो दरवाजे होते थे, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद वो कुछ सड़कें बनी होती थी, और ये सड़कें सीधे उनको जो है शहर से जोड़ती थी। गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चरल फीचर्स। तो ये जो दरवाजे थे जो किले में, उन पे जो है एक विशेष तरीके से वास्तुकला के हमको मतलब वास्तुकला मिलती है, और वो इस तरह से बनाए गए थे कि वो पूरी तरीके से मतलब आने जाने पे नियंत्रण रखते थे, क्योंकि
वो मुख्य दरवाजे होते थे और उस पे पूरे पहरेदार भी होते थे। और वो दरवाजे इस तरह से होते थे कि जब उनको लगता था कि कोई जो है या तो कोई आक्रमण करने आ रहा है तो वो उस दरवाजे को बंद भी कर देते थे। मतलब आवाजाही का पूरा नियंत्रण होता था। इस तरह की एक वास्तुकला जो है उन्होंने दर्शाई थी उसमें। द आर्क ऑन द गेटवे लीडिंग इनटू द fortified statement into the fortified settlement as well as the dome over the gate। और इसके अलावा ये जो है गेटवे के ऊपर का जो आर्क होता था वो सीधे जो है उनको किले के अंदर ले आता था। और जो डोम होता था और गेट के ऊपर एक बहुत ऊपर से गुंबदाकार डोम होता था। ठीक है, तो ये सब विशेष तरह की वास्तुकला सिर्फ विजयनगर साम्राज्य में ही दिखाई पड़ती है। ओके, और ये जो उन्होंने गुंबदाकार जो मतलब किले के ऊपर जो गुंबद बनाए थे, ये कह सकते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो काफ़ी जो है टर्किश सुल्तान से प्रभावित थे। तो ये एक उनके वास्तुकला को यानी आर्किटेक्चरल फीचर को उन्होंने भी अडॉप्ट किया था। with okay, art and historians refer to this style as Indo-Islamic। तो इसको जो है जो हिस्टोरियंस हैं वो इस तरह के गुंबदाकार को यानी कि जो ये आपका डोम शेप है इसको वो किससे सिमिलैरिटीज़ की मिलाते हैं, इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन मिक्स्ड विद इस्लामिक आर्किटेक्चर। As it grew continually through interaction with local building practices in different regions। और ये जो है एक तरह से मिक्सचर हो गया था क्योंकि लोग आपस में जब आर्किटेक्चर या के मतलब दे वर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड फोर्टिफिकेशंस एंड ऑल दैट, सो दे वर ट्राइंग टू डू सम इनोवेशंस और इस तरह से एक दूसरे की आर्किटेक्चर को भी वो मिक्स करते रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड roads within the city and these leading out from it। These have been identified by tracing paths through gateways। तो ये कहते हैं जब उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर आए कि किस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट की गई थी, तो ये सीधे जो है फोर्टिफाइड से शहर तक जाती थी। और इन रोड्स के दोनों तरफ पेवमेंट्स होते थे, मतलब एक तरह से जहाँ पे कि लोग मतलब एक ऊंचा स्थान होता था दोनों रोड्स के जहाँ पे लोग रहते भी थे और दुकानें भी थी वहाँ पे। रोड्स जनरली wound round the valleys, avoiding rocky terrain। Some of the most important roads extended from temple gateways and were lined by bazaars। तो ज़्यादातर जो रोड्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी थी वो केवल वैलीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्ट करी थी। उन्होंने जो रोड्स थी वो रॉकी तराइन पे बनाने से अवॉइड करी थी, मतलब रॉकी तराइन पे नहीं बनाई थी बल्कि वैलीज़ में कंस्ट्रक्ट करी थी। और ये जो रोड्स के दोनों तरफ पक्के मतलब मकान भी थे जहाँ के कॉमन लोग रहते थे और वहाँ पे बाज़ार भी लगाई जाती थी। ओके, तो आज हम इसके लिए ओके, सो फॉर दिस मच ओके, next topic we'll cover in the next lecture। Thank you students।